अगर तुमने मार्केट में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया है तो तुमने मूविंग एवरेजेस का नाम जरूर सुना है। क्या है ये मूविंग एवरेजेस, क्या है SMA, DMA, EMA? आज इस वीडियो में इन सारी चीज़ों का खुलासा होगा। आज हम सीखेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में और कैसे हम उन्हें अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैं तुम्हें एक स्ट्रैटेजी भी सिखाऊंगा, बल्कि एक नहीं दो स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा। सो स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि कुछ सीखने के लिए पेशेंस चाहिए होता है। सो अगर तुम्हारे पास पेशेंस है तो बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइज, तो मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है। अब ये इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर्स आर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन प्राइस एंड वॉल्यूम विच प्लॉट्स इंफॉर्मेशन ऑन द प्राइस चार्ट। मतलब कि एक स्टॉक का प्राइस एंड वॉल्यूम को कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले से कैलकुलेट करके हम उसके रिजल्ट्स को रियल चार्ट पे प्लॉट करते हैं ताकि हम फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकें। तो मूविंग एवरेजेस भी ऐसी एक इंडिकेटर है। तो इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? नाउ लेट्स सी कि हम मूविंग एवरेजेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट बिफोर दैट सम बेसिक मैथ्स। तुम्हें एवरेज निकालना तो आता ही होगा। मान लो मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें 5 नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो तुम क्या करोगे? तुम उन 5 नंबर्स को ऐड करोगे एंड देन 5 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें उसका एवरेज मिल जाएगा। नाउ जब हम मूविंग एवरेज निकालते हैं तो यहाँ पर भी हम एवरेज ही निकालते हैं, बट एक प्राइस का। नाउ कौन से प्राइस का? जनरली हम जानते हैं हमारे पास 4 प्राइस होता है, हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। तो हम जनरली क्लोजिंग प्राइस का इस्तेमाल करते हैं मूविंग एवरेजेस को कैलकुलेट करने के लिए। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर कुछ ऐसा कैंडल का स्ट्रक्चर बनता है। फर्स्ट एक रेड कैंडल, देन एक और ग्रीन कैंडल, देन एक और ग्रीन कैंडल, देन अ रेड कैंडल, देन अगेन अ रेड कैंडल, देन अ ग्रीन कैंडल। तो अगर मैं तुमसे कहूँ ये जो कैंडल है, इस कैंडल पर तुम्हें लास्ट 5 कैंडल का एवरेज निकालना है, क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकालना है, तो तुम क्या करोगे? तुम हर एक कैंडल्स का क्लोजिंग प्राइस को नोट डाउन करोगे। लेट्स सपोज ये कुछ ऐसा। तो ये है हमारा फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हम क्या करेंगे? इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कुछ ऐसा 110। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 22। तो लेट्स सपोज ये 22 जो पॉइंट है ये इस जगह पर बनता है, ठीक है। तो उसके बाद एक और कैंडल बनता है। तो अगर तुम्हें इस कैंडल में मूविंग एवरेज निकालना है तो तुम ये जो लास्ट कैंडल है इसको छोड़ दोगे एंड नेक्स्ट 5 कैंडल का एवरेज निकालोगे। तो ये कुछ इस तरह का बनता है। नेक्स्ट एक और कैंडल बनता है, यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे एंड इन 5 कैंडल्स का एवरेज निकालेंगे तो इस तरह का बनता है। तो अगर तुम इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे देन यू कैन फाइंड विल गेट अ लाइन। और ये जो लाइन होता है इस लाइन को ही हम कहते हैं मूविंग एवरेज। ना व्हाई मूविंग? क्योंकि ये प्राइस के साथ साथ मूव करता है। जब भी एक नया कैंडल फॉर्म होगा वहाँ पर हम लोग एक नया मूविंग एवरेज को देख सकते हैं और ये प्राइस के साथ साथ अपने आप बनता जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट हमने पहले सीखा, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज और SMA। नाउ SMA का एक ड्रॉबैक है, दैट इज SMA हर एक कैंडल को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। बट हम जानते हैं कि जो रिसेंट कैंडल बनता है उस कैंडल का जो डिपेंडेंसी होता है वो उसके पहले कैंडल पे सबसे ज़्यादा होता है रादर देन द फर्स्ट कैंडल इट फॉर्म्ड। बट SMA में हम हर एक कैंडल को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। तो इस चीज़ को और बेटर करने के लिए हम और एक मूविंग एवरेज यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं WMA और वेटेड मूविंग एवरेज। यहाँ पर हम क्या करते हैं? हर एक जो क्लोजिंग प्राइस है इसको अलग अलग वेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि ये जो फर्स्ट प्राइस है इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, नेक्स्ट प्राइस को 2 से, देन नेक्स्ट को 3 से, देन 4 एंड द लास्ट प्राइस 5। तो तुम देख सकते हो जो रिसेंट प्राइस है इसको हमने सबसे ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई किया रादर देन द फर्स्ट कैंडल जो कि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो अब हम इसका एवरेज निकालेंगे। तो ये बनता है कुछ लाइक 400 एंड ये होता है 15, तो 26.67। इस तरह का कुछ एवरेज निकालते हैं। तो ये तुम देख सकते हो इसके आसपास है बट
थोड़ा सा अलग है। तो ये जो प्राइस है, ये जो मूविंग एवरेज है, ये प्राइस के साथ और थोड़ा ज़्यादा अलाइन होता है, प्राइस के साथ और थोड़ा बेटर रिएक्ट करता है। तो इसलिए हम सिंपल SMA की जगह और सिंपल मूविंग एवरेज की जगह WMA को ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट ये WMA का भी एक बेटर वर्जन होता है, दैट इज़ EMA, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या हम करते हैं, ये जो वेटेड मूविंग एवरेज है, यहाँ पर हमने हर एक नंबर को एक नेचुरल नंबर या फिर एक डिक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्डर से हमने मल्टीप्लाई किया। बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या करते हैं, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लायर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। मान लो कि ये अगर 1 होता है तो इसको हम 3, ये 10, ये 50 और ये 100, कुछ इस तरह का हम एक्सपोनेंशियली इसको हम इंक्रीज करते हैं वेट को। तो इससे क्या होता है, प्राइस और थोड़ा बेटर रिएक्ट करते हैं। नाउ अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं EMA को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये प्राइस के साथ बहुत ही अच्छी तरह से रिएक्ट करता है। नाउ इसके अलावा अभी और एक मूविंग एवरेज है, दैट इज़ DMA, जो कि है डिस्प्लेस्ड मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेस्ड मूविंग एवरेज में तुम जितने भी कैंडल्स चाहो, 2 या 3 कैंडल्स चाहो, तो उसको तुम लेफ्ट या राइट में डिस्प्लेस कर सकते हो। मतलब अगर तुमने लास्ट 5 कैंडल्स का एक मूविंग एवरेज निकाला है और तुमने राइट में 2 डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो तुम्हारा जो मूविंग एवरेज होगा वो राइट में 2 कैंडल फॉर्म होने से पहले ही वो मूविंग एवरेज फॉर्म हो जाएगा। तो इससे तुम्हें एक फ्यूचर प्रोजेक्शन दिख जाएगा कि प्राइस कहाँ पर आ सकता है। बट मैक्सिमम टाइम ये DMA फॉलो नहीं होता है, प्राइस इन मूविंग एवरेज को जनरली फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए हम DMA के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली EMA को यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स सी हम रियल चार्ट में कैसे EMA को प्लॉट कर सकते हैं और इसके सेटिंग्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने फायर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल पे। यहाँ पर तुम्हारे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा इंडिकेटर नाम का। यहाँ पर क्लिक करोगे तो तुम्हें एक सर्च ऑप्शन मिलेगा इंडिकेटर को सर्च करने का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज लिखते ही तुम्हारे पास मूविंग एवरेजेस का हर एक लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पर हम अगर तुम EMA को यूज़ करना चाहते हो तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यूज़ करोगे, और अगर तुम SMA को यूज़ करना चाहते हो तो सिंपली मूविंग एवरेज इसको यूज़ करना। और इसको अगर तुम बुक मार्क करके रखोगे यानी फेवरेट करके रखोगे, तो जब तुम इसको पहली बार ओपन करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये लिस्टेड फॉर्म में आ जाएगा मूविंग एवरेज। तो हम क्या करेंगे, हम EMA को यूज़ करेंगे। तो लेट मी क्लिक, और तुम देख सकते हो एक बार क्लिक करने से ही हमारा मूविंग एवरेज चार्ट पे प्लॉट हो चुका है। नाउ लेट्स सी हम इसके सेटिंग्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा ऊपर EMA का एक ऑप्शन। यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारा एक सेटिंग का पैनल खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तुम देख सकते हो लेंथ। अब लेंथ का क्या मतलब है, यहाँ पर लेंथ 9 लिखा है, इसका मतलब ये जो कैंडल का मूविंग एवरेज बना है ये लास्ट 9 कैंडल का मूविंग एवरेज है। ठीक है, अगर तुम इसको 5 कर दोगे तो क्या होगा, ये लास्ट 5 कैंडल का मूविंग एवरेज तुम्हें बना कर देगा। तो तुमने देखा जब भी मैंने इसको 9 से 5 किया तो मूविंग एवरेज और थोड़ा पास आ गया। क्यों, क्योंकि ये जो 5 EMA है, इसका मतलब ये जो लास्ट 5 कैंडल्स है, ये लास्ट 5 कैंडल्स का जो क्लोजिंग प्राइस है ये बहुत ही आसपास है। तो ये आसपास होने की वजह से क्या होता है, इस कैंडल में जो मूविंग एवरेज बना वो भी इस कैंडल के ही आसपास ही बनेगा। बट इसको अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, लाइक 50 कर देंगे, तो ये बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है, अब अगर तुम इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो तुम यहाँ पर इसको आकर इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसका वेट चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा हमारा मूविंग एवरेज का सेटिंग। नाउ लेट मी टेल यू हम मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। देखो, मूविंग एवरेजेस को हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट हम यूज़ करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो कैसे, देखो जब भी प्राइस मूविंग एवरेजेस के ऊपर रहेगा तो हम इसको अप ट्रेंड कंसिडर करेंगे। तो जब भी देखो तुम ये जो प्राइस ऊपर है मूविंग एवरेजेस का, तो इसको हम अप ट्रेंड में कंसिडर करेंगे। बट जब ये प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो हम इसको डाउन ट्रेंड में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम डाउन ट्रेंड मानेंगे, इस जगह पर हम इसको डाउन ट्रेंड मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको हम डाउन ट्रेंड मानेंगे। ओके, तो फर्स्ट चीज़ हुआ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट हम इसको इस्तेमाल करते हैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए। देखो प्राइस चाहे जितना भी ऊपर चला जाए, अल्टीमेटली आकर ये मूविंग एवरेज में ही टक्कर खाता है। देखो यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, देन मूविंग एवरेज में आकर यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर चला गया। इससे पहले भी अगर तुम देखोगे, यहाँ से ऊपर गया, देन सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अगर तुम डाउन ट्रेंड में भी देखोगे तो यहाँ पर मूविंग एवरेज नीचे आया, देन सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, देन नीचे गया, फिर से रेजिस्टेंस लेकर इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। इससे पहले भी तुम सेम सिनेरियो
यहाँ पर नोटिस कर पाओगे। तो क्या होता है, प्राइस चाहे जितना भी दूर चले जाए उसका बेसिक टेंडेंसी होता है वो अपने मूविंग एवरेज पे वापस ज़रूर आता है। तो इससे हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चलता है। थर्ड जिस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ टू टेक एंट्री इन अ ट्रेड। अब हम ट्रेड पे कैसे एंट्री ले सकते हैं उसके लिए मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ एक स्ट्रैटेजी। जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है 814 EMA कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस या फिर 814 EMA क्रॉसओवर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 EMAs का यूज़ करेंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम 2 EMAs को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, पहला EMA होगा लेंथ 8, स्टाइल हम ब्लू ही रखते थे। सेकंड EMA जो होगा इसका कलर हम चेंज कर देते हैं येलो, और इनपुट में हम देते हैं लेंथ में 14। तो एक हो गया हमारा 8 EMA, दूसरा हो गया हमारा 14 EMA। अब जैसे कि तुम्हें पता है जो 8 EMA वाला जो लाइन है ये क्या होगा, प्राइस के थोड़ा क्लोज रहेगा। जो 14 EMA वाला लाइन है ये प्राइस के थोड़ा दूर रहेगा। तो अब हम एंट्री कहाँ पर लेंगे, हम एंट्री लेंगे जब भी ये दोनों में से कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है। तो जो ऊपर वाला लाइन है, मतलब जो क्लोज वाला लाइन है, जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन जब येलो लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो तब हम नीचे की साइड यानी डाउन साइड एंट्री लेंगे। तो कौन सी कैंडल में नीचे की साइड क्रॉस किया, इस कैंडल पे नीचे की साइड क्रॉस किया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डाउन साइड में एंट्री लेंगे। बट जो कि डे ही खत्म हो गया तो अब हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन जब येलो लाइन को ऊपर की साइड क्रॉस करेगा तो हम ऊपर की साइड एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस कैंडल पे हम ऊपर की साइड एंट्री ले सकते हैं, बट यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो जाएगा। नाउ यहाँ पर देखते हैं ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन ने येलो लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया। किस कैंडल पे क्रॉस किया, इस कैंडल पे क्रॉस किया। तो क्या हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, हम यहाँ पर जरूर एंट्री लेंगे और हम इतना अच्छा प्रॉफिट देख सकते हैं। नाउ उससे पहले देखते हैं ब्लू लाइन ने यहाँ पर नीचे की तरफ क्रॉस किया तो यहाँ पर नीचे की साइड हम एंट्री ले सकते हैं। फिर ब्लू लाइन ने ऊपर की तरफ यहाँ पर येलो लाइन को क्रॉस किया है तो इस कैंडल पे हम एंट्री ले सकते हैं। और भी एग्जांपल अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ब्लू लाइन ने इस कैंडल पे नीचे की साइड में क्रॉस किया है तो यहाँ पर नीचे की साइड हम एंट्री लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो ब्लू लाइन ने येलो लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो हम ऊपर की साइड एंट्री लेंगे। तो ये हो गया हमारा EMA कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, 814 EMA कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। बट इसको तुम एज इट इज़ यूज़ मत करना, इसके साथ तुम प्राइस एक्शन को यूज़ करो, इसके साथ तुम कैंडलस्टिक्स को यूज़ करो। तो अगर तुम्हें इसके साथ और 2 कंफर्मेशन मिलता है तो वो और बेटर होगा तुम्हारे ट्रेड में एंट्री लेने के लिए। तो इससे भी एक बेटर मेथड है, इससे भी एक बेटर स्ट्रैटेजी है जो मैं अभी तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। तो लेट्स लर्न द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। जो सेकंड स्ट्रैटेजी आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है RGB कन्फ्लुएंस एंड रिट्रेसमेंट बाउंड स्ट्रैटेजी। अब इतना बड़ा नाम सुनकर तुम डर मत जाना, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ईजी टू यूज़ है और अगर तुमने इसको एक बार अच्छी तरह से सीख लिया तो तुम इससे बहुत अच्छे ट्रेड्स ले पाओगे। तो देखते हैं कि स्ट्रैटेजी काम कैसे करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग 3 EMA का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये जो EMA का सेटिंग्स मैं अभी करने जा रहा हूँ ये तुम नोट डाउन कर लेना या फिर याद रखना, क्योंकि ये सेटिंग्स तुम्हें एग्जैक्ट रखना है। तो फर्स्ट जो EMA लाइन होगा उसका कलर हम लोग रखेंगे रेड और इनपुट्स में आकर उसका लेंथ कर देंगे 5। सेकेंड जो EMA लाइन है उसका लेंथ होगा 10 एंड इसका कलर होगा ग्रीन। और ये जो थर्ड लाइन होगा इसका कलर हम ब्लू ही रखेंगे और लेंथ होगा 20। अब तुम देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर 3 EMA आ चुका है। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले ये जो रेड लाइन है जो कि ये 5 EMA लाइन है तो ये क्या होगा, ये प्राइस के थोड़ा क्लोज रहेगा। और ये जो ग्रीन लाइन है ये 10 EMA है तो ये प्राइस से थोड़ा दूर रहेगा, और ये जो ब्लू लाइन है ये प्राइस से और थोड़ा दूर रहेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका ट्रेंड शिफ्ट देखना होता है, मतलब ट्रेंड कब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में गया या फिर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में गया, और उस टाइम पे इन तीनों कलर्स का फॉर्मेशन कैसे चेंज होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना है। तो उसके लिए क्या है, देखो इस तरह का एक ट्रेंड हम मान लेते हैं। तो
यहाँ पर क्या होगा, जो 5 EMA वाला लाइन होगा वो प्राइस के बहुत ही नज़दीक रहेगा। फिर उसके बाद ग्रीन लाइन आएगा, मतलब 10 EMA लाइन आएगा और वो प्राइस से थोड़ा दूर रहेगा। और लास्टली ब्लू जो थोड़ा और दूर रहेगा इन तीनों से। तो इस तरह से हम EMA लाइंस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो कि हमने पहले भी चार्ट में देखा था। अब तुम देख सकते हो जो फर्स्ट जो लाइन बना है जो अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में फर्स्ट लाइन क्या बनेगा, रेड, दूसरा लाइन क्या होगा, ग्रीन, एंड तीसरा लाइन होगा ब्लू। तो अप ट्रेंड जब भी मार्केट जाएगा तब हम लोग RGB का फॉर्मेशन देख पाएंगे। ठीक है, अप ट्रेंड में हम लोग इस तरह का RGB का फॉर्मेशन हम लोग देख पाएंगे। बट इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड, जब डाउन ट्रेंड होता है तो सबसे पहले हमें दिखता है ब्लू लाइन, उसके बाद दिखता है हमें ग्रीन लाइन एंड उसके बाद रेड लाइन। तो डाउन ट्रेंड में इसका फॉर्मेशन उल्टा हो जाएगा, मतलब उल्टा RGB हम देख पाएंगे। तो जब भी हमें उल्टा RGB दिखेगा उसका मतलब क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और जब भी हमें एक नॉर्मल RGB दिखेगा या फिर सीधा RGB दिखेगा तो हम इसको एक अप ट्रेंड में कंसिडर करेंगे। अब हम एंट्री कहाँ पर लेंगे, हम एंट्री लेंगे जब भी इस ट्रेंड का शिफ्ट होता है, मतलब यहाँ पर हम लोग उल्टा RGB का फॉर्मेशन देख सकते हैं, उल्टा RGB का फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो हम नोटिस करेंगे कब पहली बार ये उल्टा RGB से नॉर्मल RGB में कन्वर्ट हुआ है। तो कहाँ पर देख सकते हैं, पहली बार ये रेड लाइन क्या होता है, ब्लू लाइन को क्रॉस करता है। बट जब भी रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करेगा हम एंट्री नहीं लेंगे, हमारा फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जब भी हमारा डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में मतलब पहले हमारा ब्लू लाइन था, उसके बाद था हमारा ग्रीन लाइन एंड उसके नीचे था हमारा रेड लाइन। बट जब हम अप ट्रेंड में जाएंगे तो सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे रेड लाइन को, फिर मिडिल में ग्रीन लाइन एंड नीचे ब्लू लाइन। बट इसका फॉर्मेशन अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये एक वैलिड हमारा एंट्री नहीं है, हमारा वैलिड एंट्री है ये वाला। तो जब तक ये फॉर्मेशन हम लोग को नहीं मिलता है तब तक हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर हमें ये फॉर्मेशन मिल चुका है। पहले ऊपर में हमारा है रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। अब इस पॉइंट पर जब पहली बार ये फॉर्मेशन बना है, इस पॉइंट पर हम नोटिस करेंगे हमारे पास कौन सा कैंडल बना है। ठीक है, पहली बार हम लोग देखेंगे जब भी अप ट्रेंड में जाता है तो हम लोग ऑलवेज फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये एक ग्रीन कैंडल बना है। अगर ये ग्रीन कैंडल बना है तो हम फिर कॉन्फ्लुएंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब कॉन्फ्लुएंस क्या है, देखो जब भी एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई एंट्री सिग्नल आता है तो उस एंट्री सिग्नल में एंट्री लेने से पहले हम कोशिश करते हैं कुछ और अगर कंफर्मेशन हमें मिल जाता है। मतलब अगर कोई कैंडलस्टिक्स अच्छी तरह से बना है तो हम देख लेते हैं, या फिर कोई चार्ट पैटर्न्स अच्छी तरह से बना है वो हम देख लेते हैं, या फिर कोई मेजर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एरिया, मतलब हम लोग प्राइस एक्शन का यूज़ करते हैं। प्राइस एक्शन का यूज़ करके हम अपने और कुछ कंफर्मेशंस लेते हैं उस ट्रेड में एंट्री लेने से पहले। तो जब एक ट्रेड में एंट्री लेने से पहले हमारे पास 2-3 और कंफर्मेशंस होता है तो उस चीज़ को हम कन्फ्लुएंस कहते हैं। मतलब 2-3 चीज़ हमें एक साथ बोल रहा है कि ट्रेड में एंट्री लेना चाहिए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कन्फ्लुएंस। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, कन्फ्लुएंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो फर्स्ट कैंडल हमारा यहाँ पर बना है तो हम लोग देखेंगे कि क्या ये कैंडल हमें कोई बुलिश सिग्नल देता है, मतलब क्या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बना है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर मिल जाता है तो ठीक है। अब हम दूसरा कन्फ्लुएंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। दूसरा हम देखेंगे क्या इसके आसपास कोई चार्ट पैटर्न बना है, अगर बना है तो और भी बेटर है। और थर्ड जो कन्फ्लुएंस हम देखेंगे, क्या इसके आसपास कोई मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बना है। जनरली जब हम ट्रेंड अप ट्रेंड में ट्रेड लेते हैं तो हम लोग सपोर्ट ढूंढते हैं। जब भी प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से काम करता है और अगर इस पॉइंट पर हमारा कोई एंट्री सिग्नल बनता है तो हम देख सकते हैं कि सपोर्ट जो है, लास्ट सपोर्ट बहुत दूर है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से ऑलरेडी एक मूव आ चुका है। तो सपोर्ट दूर होने के कारण हम क्या करेंगे, इस ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक मूव हो चुका है। तो हम इससे और ज़्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट
अगर एक कैंडल कुछ इस एरिया में बनता है, सपोर्ट के आसपास बनता है, तो ये एक अच्छा कन्फ्लुएंस है, ये एक अच्छा सिग्नल है दैट मूव अभी स्टार्ट हुआ है और हमें एक बहुत अच्छा मूव कैप्चर करने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम इन 3 चीज़ों का कंफर्मेशन ढूंढने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बट एक और आखिरी चीज़, जैसे कि मैंने तुम्हें इस स्ट्रैटेजी का नाम बताया है RGB कन्फ्लुएंस एंड रिट्रेसमेंट बाउंड। अब कन्फ्लुएंस तो हमने देख लिया, कन्फ्लुएंस क्या है, बट ये रिट्रेसमेंट बाउंड क्या है। देखो, जब भी कोई एंट्री कैंडल बहुत ही एक्सेसिवली बड़ा होता है, मतलब इस तरह का बड़ा कुछ एक्सेसिव बड़ा कैंडल बन जाता है, तब हम लोग उस कैंडल पे एंट्री ले लेंगे, क्योंकि ये कैंडल ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मूव कर चुका है एंड देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि ये नेक्स्ट कैंडल में या फिर नेक्स्ट कुछ कैंडल में ये एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पोजीशन पे एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। जब एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कोई भी एक बुलिश सिग्नल अगर बनता है तो वहाँ पर हम लोग इसका एंट्री लेंगे। इसलिए इस स्ट्रेटजी का नाम है RGB कन्फ्लुएंस एंड रिट्रेसमेंट बाउंड स्ट्रेटजी, जहाँ पर तुम्हें RGB फॉर्मेशन के साथ साथ इसका कन्फ्लुएंस भी देखना है और उसके साथ साथ तुम्हें रिट्रेसमेंट भी चेक करना है अगर कुछ बड़ा कैंडल बनता है तो। ठीक है, अब हम इसको रियल चार्ट में देख लेते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है, तो उससे तुम्हें उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अपने चार्ट पे आ चुके हैं और चार्ट पे आते ही हमें यहाँ पर पहली बार RGB का फॉर्मेशन दिख रहा है, मतलब ये एक अप ट्रेंड में है। तो ये अगर अप ट्रेंड में है तो कभी ना कभी तो ये डाउन ट्रेंड में था, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा RGB का फॉर्मेशन ढूंढेंगे। तो इस जगह पर हम देख सकते हैं कि उल्टा RGB का एक फॉर्मेशन है। तो उल्टा RGB से कब नॉर्मल RGB बना, यहाँ पर एक नॉर्मल RGB का फॉर्मेशन हुआ है। उल्टा RGB से पहली बार RGB का फॉर्मेशन हुआ है इस कैंडल में। तो क्या एक कैंडल ग्रीन कैंडल है? द आंसर इज नो। क्या ये कैंडल कोई बुलिश सिग्नल देता है? द आंसर इज अगेन नो। क्या इसके आसपास कोई मेजर सपोर्ट एरिया फिर रेजिस्टेंस एरिया है? बहुत दूर पर है एक सपोर्ट एरिया। तो ये कैंडल हमारा एक परफेक्ट एंट्री कैंडल नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। उसके बाद ये जो डाउन ट्रेंड है, इस ट्रेंड का शिफ्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अप ट्रेंड था, फिर यहाँ पर डाउन ट्रेंड हुआ है। तो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कब किस कैंडल पे हुआ है? इस कैंडल पर उस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड का शिफ्ट हुआ है। तो क्या ये एक रेड कैंडल है? यस, ये एक रेड कैंडल है। क्या ये कोई बियरिश सिग्नल हमें कंफर्म करता है? नहीं, कोई बियरिश सिग्नल हमें कंफर्म नहीं करता है। क्या इसके आसपास कोई सपोर्ट एरिया है या फिर रेजिस्टेंस एरिया है? नहीं, इसके बहुत दूर पर एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। नेक्स्ट, इस ट्रेंड का कब रिवर्सल हुआ है देखते हैं। इस ट्रेंड का रिवर्सल हुआ है इस जगह पर, इस कैंडल पे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कैंडल है। तो क्या एक रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है? यस, ये ग्रीन कैंडल है। क्या एक बुलिश सिग्नल है? यस, एक बुलिश सिग्नल है। बट इसके आसपास कोई भी सपोर्ट एरिया नहीं है, मतलब ये सपोर्ट एरिया से बहुत दूर है, मतलब इसका जो मूव है ये ऑलरेडी बहुत हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे ना। उससे पहले का हम लोग ट्रेंड देख लेते हैं। यहाँ पर अप ट्रेंड में था और इस रेड कैंडल पे ये पहली बार डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। तो ये जो कैंडल हम देख सकते हैं, ये एक रेड कैंडल ज़रूर है, बट ये कैंडल बहुत ही बड़ा है, मतलब एक्सेसिवली बड़ा है। तो देख सकते हो इसका नॉर्मल कैंडल का साइज़ ये है, इसका नॉर्मल कैंडल का साइज़, ये भी इनका बड़ा कैंडल है, बट ये जो है ये इनसे भी दुगना है साइज़ में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। तो रिट्रेसमेंट कब हुआ? इस जगह पर रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ, बट रिट्रेसमेंट कंप्लीट होते ही हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी इसका ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, तो हम इसको भी एंट्री में कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक ट्रेंड है। अब इस ट्रेंड का शिफ्ट कहाँ पर हुआ? इस जगह पर हम देख सकते हैं उल्टा RGB है और इस कैंडल में आकर हमारा पहली बार RGB का फॉर्मेशन होता है। तो क्या ये एक बुलिश कैंडल है? ये बुलिश कैंडल है। ये एक मारुबुजु कैंडल भी है और उसके साथ साथ ये एक इनगल्फिंग कैंडल भी है। देखो कैसे इसको इनगल्फ कर रहा है। ठीक है, क्या इसके आसपास कोई मेजर सपोर्ट एरिया है? यस, इसके पास ही इसका मेजर सपोर्ट एरिया है इस जगह पर। तो क्या इसमें हमें कन्फ्लुएंस देखने को मिलता है? यस, इसने हमें कन्फ्लुएंस दिया है, तो हम इसमें एंट्री लेंगे। एंट्री कहाँ पर लेंगे? इस कैंडल के ऊपर हम एंट्री लेंगे। ऐसा होगा लास्ट जो स्विंग लो है उसका, एंड वी विल एक्सपेक्ट 1:2 डिवाइड। ठीक है, नाउ इससे पहले देख लेते हैं, ये एक उल्टा RGB था, तो पहले हम क्या करेंगे, सीधा RGB का फॉर्मेशन ढूंढेंगे। यहाँ पर सीधा RGB था, तो इस पॉइंट पर आकर क्या हुआ, उल्टा RGB का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या ये एक रेड कैंडल है? आंसर इज नो।
क्या ये कोई हमें बियरिश सिग्नल देता है? द आंसर इज नो। क्या इसके आसपास कोई सब रेजिस्टेंस एरिया है? द आंसर इज अगेन नो। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। फिर इस ट्रेड का देखते हैं हम लोग। ये एक नॉर्मल RGB है, तो हम लोग उल्टा RGB पहली बार ढूंढेंगे। यहाँ पर उल्टा RGB है, तो उल्टा RGB से सीधा RGB कब बना? इस कैंडल पे। इस कैंडल पे हमारा नॉर्मल RGB का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये जो कैंडल है ये क्या है? ग्रीन कैंडल है। ये सीरीज है ग्रीन कैंडल। बट क्या ये हमें कोई बुलिश सिग्नल देता है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये एक अप ट्रेंड में आया है, और अप ट्रेंड में आने के बाद जब भी एक हैमर टाइप का फॉर्मेशन होता है इसे हम कहते हैं हैंगिंग मैन, और हैंगिंग मैन हमें एक बियरिश सिग्नल प्रोवाइड करता है। और इस चीज़ को मैंने तुम्हें अपने कैंडलस्टिक्स वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तुम वो जाके वीडियो देख सकते हो। तो ये एक बियरिश सिग्नल हमें प्रोवाइड करता है, बट एंट्री सिग्नल हमें कह रहा है कि ये एक अप ट्रेंड में है, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि ये हमें एक बियरिश सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। फिर देखते हैं ये जो ट्रेंड है इसका शिफ्ट कब हुआ। यहाँ पर इसका ट्रेंड था और इस पोजीशन पे इसका शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो क्या इसके आसपास एक सपोर्ट एरिया है? यस, इसके आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। और क्या ये एक रेड कैंडल है, मतलब एक बियरिश कैंडल है? ये सीरीज है बियरिश कैंडल एंड इट फॉर्म्स अ डार्क क्लाउड कवर टाइप ऑफ पैटर्न। तो यहाँ पर हम लोग डाउन साइड में एंट्री लेंगे। इस कैंडल के नीचे होगा हमारा एंट्री, इसके ऊपर लास्ट स्विंग हाई होगा, उसके ऊपर होगा हमारा SL, और हम लोग 1:2 ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा SL हिट हो चुका है। नाउ अब देखते हैं, यहाँ पर होगा हमारा नॉर्मल RGB। अब नॉर्मल RGB से हम देखेंगे पहली बार कब इसका ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस जगह पर हमारा उल्टा RGB का फॉर्मेशन था, ठीक है। उल्टा RGB से कौन सी कैंडल पे इसका ट्रेंड शिफ्ट हुआ है? इस कैंडल पे इसका ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। अब क्या ये ग्रीन कैंडल है? यस, ये ग्रीन कैंडल है। क्या इसके आसपास कोई मेजर सपोर्ट एरिया है? यस, इसके आसपास एक मेजर सपोर्ट एरिया है। और क्या यहाँ पर कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है? यस, यहाँ पर एक पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। अगर तुम देखो तो यहाँ पर हमारे पास एक W टाइप का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 या 3 कन्फ्लुएंस मिल चुका है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इस पॉइंट पर एंट्री लेंगे। यहाँ पर होगा हमारा SL, और हम लोग कोशिश करेंगे 1:2 लेने का, ठीक है। नाउ फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा था नॉर्मल RGB, इस पॉइंट पर आकर होता है ये उल्टा RGB। तो इस पॉइंट पर इसका उल्टा RGB हुआ है। तो क्या ये एक रेड कैंडल है? ये एक रेड कैंडल है। क्या इसके आसपास कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है? इसके आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस पर एंट्री लेंगे डाउन साइड में, और ये हमें दे देगा SL, ठीक है। अब इसका देखते हैं। इस पॉइंट पर था उल्टा RGB और यहाँ पर आकर हो गया ये नॉर्मल RGB। तो कौन सी कैंडल पे हुआ? इस कैंडल पे हुआ। तो इस कैंडल पे ऊपर हम लोग लेंगे एंट्री, बट उससे पहले हम चेक करेंगे क्या ये एक बुलिश कैंडल है? ये एक बुलिश कैंडल भी है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक W टाइप का पैटर्न फिर से फॉर्म हुआ है, राइट। तो हम लोग के पास कन्फ्लुएंस आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस कैंडल के ऊपर एंट्री लेंगे। SL होगा हमारा स्विंग लो, और हम लोग 1:2 ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। फिर देख लेते हैं, ये नीचे की तरफ था, ये ऊपर की तरफ था। कब ट्रेंड शिफ्ट हुआ? इस कैंडल में ट्रेंड शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो इस कैंडल में ट्रेंड शिफ्ट हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे क्या एक रेड कैंडल है? या एक रेड कैंडल नहीं है, ये एक ग्रीन कैंडल है। तो क्या इसके आसपास कोई एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है? इसके आसपास कोई भी मेजर रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, तो हम लोग इस कैंडल पे एंट्री नहीं लेंगे। उससे पहले देखते हैं इस ट्रेंड का शिफ्ट कब हुआ। यहाँ पर हम लोग का उल्टा RGB था, और इस कैंडल पर कहीं आकर इसका नॉर्मल RGB का फॉर्मेशन होता है। बट अगेन ये कैंडल में तुम देख सकते हो, ये एक ग्रीन कैंडल ज़रूर है, ये एक बुलिश कैंडल ज़रूर है, बट ये एक बहुत ही बड़ा कैंडल है। तो एक्सेसिवली बड़ा कैंडल में हम क्या करते हैं? हम लोग रिट्रेसमेंट को अवॉइड करते हैं। तो तुम देख सकते हो कि नेक्स्ट ही कैंडल में इसका रिट्रेसमेंट हुआ है। तो इस रिट्रेसमेंट के बाद जब भी हम लोग को एक बुलिश सिग्नल मिलता है, मतलब यहाँ पर हम लोग एक बुलिश सिग्नल मिलता है, क्यों? क्योंकि ये एक बियरिश हरामी पैटर्न बना है। तो बियरिश हरामी पैटर्न के बाद हम लोग क्या करेंगे? इस कैंडल की ब्रेकआउट पर हम लोग इसका अप साइड में एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर होगा हमारा एंट्री। लास्ट स्विंग लो जो होगा वो होगा हमारा SL, और हम लोग 1:2 ट्रेड लेंगे,
ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं ये जो ट्रेंड हुआ, इस ट्रेंड का शिफ्ट कहाँ पर हुआ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल RGB था और इस कैंडल पे आकर इसने RGB का फॉर्मेशन तोड़ दिया, मतलब उल्टा RGB का फॉर्मेशन बना है। तो क्या ये कैंडल रेड कैंडल है और एक बियरिश कैंडल है? यस, ये एक मारुबोजू कैंडल है, उसके साथ साथ ये एक बुलिश बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी है और उसके आसपास हमें एक मेजर सपोर्ट एरिया, मेजर रेजिस्टेंस एरिया भी दिख रहा है। तो हम लोग इस कैंडल पे एंट्री ज़रूर लेंगे। इस कैंडल के नीचे होगा हमारा एंट्री। लास्ट स्विंग हाई जो होगा वो होगा हमारा SL और हम लोग 1:2 ट्रेड लेंगे। नाउ इस जो ट्रेड हुआ, इस ट्रेड का रिवर्सल देखते हैं। यहाँ पर था हमारा नॉर्मल RGB, सॉरी उल्टा RGB, और इस कैंडल पे हुआ हमारा नॉर्मल RGB का फॉर्मेशन। अब ये जो कैंडल है, ये कैंडल अगेन तुम देख सकते हो अप ट्रेंड के बाद एक हैमर टाइप का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब ये एक हैंगिंग मैन है और हैंगिंग मैन के बाद हमेशा एक डाउन ट्रेंड आता है। तो हम लोग यहाँ पर अप ट्रेंड में ट्रेड नहीं लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं इस ट्रेड का कब चेंज हुआ। यहाँ पर हम लोग को नॉर्मल RGB था, इस कैंडल में आकर इसका चेंज हुआ, ठीक है। इसके आसपास हम लोग देख सकते हैं एक M पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। तो इसके नीचे हम लोग एंट्री ले सकते हैं और उसके साथ साथ एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया भी हमारे पास है। तो हम लोग इस कैंडल के नीचे एंट्री लेंगे, नीचे की साइड। लास्ट स्विंग हाई होगा हमारा SL और हम लोग 1:2 ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग का SL हिट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल RGB है, उल्टा RGB का फॉर्मेशन ढूंढते हैं। यहाँ पर हम लोग उल्टा RGB था, इस कैंडल पे, इस बिग कैंडल पे हमारा बनता है एक नॉर्मल RGB। बट अगेन हम लोग, ये बहुत ही बड़ा कैंडल है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। हम लोग वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का। तो कहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है? इस पॉइंट पर इसका रिट्रेसमेंट हुआ है। अगेन यहाँ पर एक बियरिश बुलिश हार्मी पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो बुलिश हार्मी पैटर्न की अपसाइड पे ब्रेकआउट पर हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे, ठीक है। लास्ट स्विंग लो होगा हमारा SL एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द 1:2 ट्रेड विच वी कैन इजीली अचीव। तो हम लोग ने कितना एग्जांपल्स देख लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देख लिया। एक और ट्रेड देख लेते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल RGB था, यहाँ पर होता है उल्टा RGB का फॉर्मेशन। इस कैंडल पे उल्टा RGB का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्या एक रेड कैंडल है? ये रेड कैंडल है। इसके आसपास एक मेजर सपोर्ट एरिया भी, रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे। इसके नीचे हम लेंगे एंट्री। ये होगा हमारा SL और यहाँ पर हमारा SL हिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 10 ट्रेड देखे और 10 ट्रेड में हम लोग देखते हैं कि कितने में हमारा प्रॉफिट हुआ है, कितने में हमारा लॉस हुआ है। यहाँ पर हमारा SL हिट हो चुका है। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा SL है, ये एक टारगेट है, ये एक टारगेट है। यहाँ पर भी हमें टारगेट मिला है, यहाँ पर हमें SL मिला है, यहाँ पर भी टारगेट और यहाँ पर हमें मिला है SL। और इस फर्स्ट ट्रेड में भी हमें टारगेट मिला है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को 1 2 3 4 10 ट्रेड में 4 ट्रेड में हम लोग को SL मिला है और 6 ट्रेड में हम लोग को टारगेट मिला है। बट अगर तुम इन SLs को कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट SL तुम्हारा था 3 पॉइंट्स का, सेकेंड SL जो था वो था 4 और 4.5 का, मतलब टोटल 7.5 होता है। थर्ड वाला था 6, 1.5 एंड 6 मतलब 13 एंड लास्ट होता है 9, 13 एंड 9 मतलब 22 रुपीज़ का हम लोग का लॉस होता है। बट अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो देख सकते हैं फर्स्ट जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो है 11.5, सेकंड जो प्रॉफिट हुआ है वो है 10.5 मतलब यहीं पर तुम्हारा 4 लॉस कवर हो चुका है। तो नेक्स्ट में देखते हैं 13, फिर 10, फिर तुम्हारा आता है 11, फिर आता है 12, सॉरी ये वन नहीं था, फिर आता है तुम्हारा 6। तो तुम ऑलरेडी देख सकते हो कि तुम्हारे अगेंस्ट में, तुम्हारे लॉस के अगेंस्ट में तुम्हारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है। मतलब तुमने 22 रुपीज़ का लॉस लिया है और तकरीबन 40 रुपीज़ का तुमने प्रॉफिट लिया है। मतलब 4 लॉस लेने के बाद भी तुम्हें तकरीबन 40-50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो तुम इस ट्रेड का एक्यूरेसी देख सकते हो, राइट।
तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है इसका प्रॉपर बैक टेस्टिंग। कोई भी लिक्विडिटी वाला स्टॉक ढूंढ लो, कोई भी निफ्टी 50 में जो स्टॉक लिस्टेड है उनमें से कोई भी एक स्टॉक ले लो और उसका चार्ट में जाकर इसका बैक टेस्टिंग करो, स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग करो और प्रॉपर बैक टेस्टिंग करना। मतलब तुम कॉपी में या फिर अपने एक्सेल शीट में इसका नोट डाउन करना, कहाँ पर तुमने एंट्री लिया है, कहाँ पर तुमने एसएल लिया है और कहाँ पर तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है, कहाँ पर तुम्हारा लॉस हुआ है, कितने पॉइंट्स का तुम्हारा प्रॉफिट था और कितने पॉइंट्स का तुम्हारा लॉस था। ये सारी चीज़ नोट डाउन करो, 50 to 100 बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद तुम इसका एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। जब तुम इसको टोटल आउट करोगे उसके बाद तब तुम्हें पता चलेगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये कितना तुम्हारे लिए काम करता है। बट बैक टेस्टिंग के बाद ही तुम डायरेक्टली पारा कैपिटल से या फिर ऑप्शंस में इसको ट्रेड करना मत शुरू कर देना। तुम सबसे पहले कुछ स्टॉक्स में ट्रेड करो इसको, और वो भी मिनिमम से मिनिमम कैपिटल में। तो क्या होगा, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा तब तक तुम दुनिया का कोई भी अच्छा स्ट्रैटेजी ले लो, तुम्हें उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि जो तुम्हारा प्रॉफिट होता है ये तुम्हारा स्ट्रैटेजी से नहीं होता है, ये प्रॉफिट होता है तुम्हारा माइंडसेट से। अगर तुम्हारा माइंडसेट ठीक है, अगर तुम्हारा साइकोलॉजी ठीक है, तो यू विल गेट प्रॉफिट फ्रॉम ओनली प्राइस एक्शन। तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो उसके लिए तुम बैक टेस्टिंग करो, बैक टेस्टिंग के रिजल्ट से तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके बाद छोटा छोटा ट्रेड लो, उससे तुम्हें और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा देन उसके बाद तुम अपना कैपिटल बढ़ा सकते हो या फिर तुम ऑप्शंस में भी इसको ट्राई आउट कर सकते हो। One of the major disadvantage of using moving average is it is a lagging indicator। अब lagging indicator का मतलब प्राइस पहले मूव करता है एंड देन उसके बाद इंडिकेटर फॉर्म होता है। तो जब भी कोई ट्रेंड फॉर्म होता है तो प्राइस सबसे पहले मूव कर चुका होता है एंड देन उसके बाद इंडिकेटर्स हमें ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करते हैं। इसलिए मूविंग एवरेजेस हमें बहुत लेट एंट्री प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होता है, हमारा एसएल बढ़ जाता है और टारगेट जो होता है वो छोटा हो जाता है। दैट्स वाई यूजिंग इंडिकेटर अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट। इवन अगर तुम 2 या फिर 3 मूविंग एवरेजेस को एक साथ ही क्यों नहीं यूज़ कर लो, यू विल स्टिल नॉट बी एबल टू फाइंड अ गुड एंट्री। द बेस्ट वे टू यूज़ a moving average is to use it with price action, support resistance and trend lines। इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा जो 2 स्ट्रैटेजीज मैंने तुम्हें आज समझाया है उन स्ट्रैटेजीज पर अभी ट्रेड मत लो, जस्ट प्रैक्टिस करो विद बैक टेस्टिंग। डोंट वरी, आगे जाकर मैं तुम्हें इससे भी बेटर स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करूंगा टू वर्क विद। बट अगर तुम्हें ट्रेड करना ही है तो तुम मिनिमम से मिनिमम कैपिटल यूज़ करके ट्रेड करो। बट प्लीज़ मेक श्योर टू डू योर बैक टेस्टिंग, practice a lot and feel free to tweak the settings to find out what works best for you। So that's all for today। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो कमेंट्स में अपने थॉट्स एंड क्वेरीज को जरूर शेयर करना। वैसे ये वीडियो हमारे टेक्निकल एनालिसिस बिगिनर सीरीज का 6th वीडियो है और इससे पहले भी हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया था फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, और ये सब वीडियो मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। सो मेक श्योर टू चेक आउट द प्लेलिस्ट and also do not forget to subscribe to this YouTube channel and press the bell icon for more stock market related videos like this। Until next time, keep learning, keep growing, stay awesome। मिलते हैं अगले वीडियो में।